अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। रहमत, शफ़क़त, हमदर्दी, ये वो आसाफ हैं जो अल्लाह ताला बेहद पसंद करते हैं और बेहद पसंद फरमाते हैं मखलूक खुदा के साथ। जैसे कि हमने पिछले दिनों कुछ शोज़ भी किए जिसमें हमने हुकूकुल्लाह पे बात की, हुकूकुल इबाद पे बात की, तो उसमें हमने यही सीखा और यही जानने की कोशिश की कि जब हम मखलूक खुदा के साथ रहम दिली के साथ पेश आते हैं, उसके साथ हुस्न सलूक करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं, और ये सारी चीज़ें सिला रहमी कहलाती हैं। और ये तमाम औसाफ तभी मुमकिन होते हैं जब इंसान हुस्न सलूक करता है और उन चीज़ों को समझता है कि जो आपके फ़राइज़ क्या हैं और आपको किस हद तक इन फ़राइज़ पर अमल करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है जब हम लोगों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, शफ़क़त से बच्चों के साथ और अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ पेश आते हैं। तो हमें अदब, इज़्ज़त, एहतराम, रहमत, शफ़क़त, हमदर्दी, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर अपनी ज़िंदगी के फ्लेवर को इन्हांस करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि जहाँ हम सिला रहमी की बात करते हैं तो इस्लाम वो मज़हब है जो दीन कामिल है, जो सिर्फ इंसानों का मज़हब नहीं है, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ तमाम जानदारों के हुकूक रखे हैं। तो फिर हमें ना सिर्फ इंसानों का ख्याल रखना है, उनका जो ना वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनकी मदद करनी है, बल्कि जितने भी जानदार हैं हमें उनका भी ख्याल रखना है। और अगर हम उनका ख्याल रखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अभी चूँकि गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं कि पानी रख सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं, बाजरा दे सकते हैं, जो चीज़, चावल, जो चीज़ वो पसंद करते हैं, खाते हैं, उनकी भी ज़रूरतों का हमें ख्याल रखना है। तो हम साथ साथ इंसानों का भी ख्याल रखें, जानवरों का भी ख्याल रखें, और फिर अपने दीन और दुनिया को देखते हुए अपनी आखिरत में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। और ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब हम मखलूक खुदा का साथ देंगे और हुस्न सलूक के साथ उससे पेश आएंगे। तो आज की इसी अच्छी बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं। दुनिया भर में जहां कोरोना की सूरत हाल के हवाले से तशवीश पाई जा रही है, कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर वेव अब काफ़ी हद तक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और अगर हम पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर इस वक्त पीक देखी जा रही है, और ये आइंदा आने वाले हफ्तों में कहा जा रहा है कि केसेस की तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद हमारे साथ हैं जो कि हम इस्लामाबाद की सूरत हाल से अपडेट करेंगे। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें सिंध और कराची की पर्टिकुलरली सूरत हाल से आगाह करेंगे। सबसे पहले तो हुसैन अहमद ये बताइएगा कि मुल्क भर में जो केसेस की तादाद है वो कितनी है, और दूसरी तरफ जो लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, इस हवाले से क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, लोगों के बिहेवियर्स क्या हैं, और ओवरऑल कितना चेंज आया है लॉकडाउन में रिलीफ के बाद। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद जो है वो 1600 से ज़ायद केसेस जो है वो सामने आ गए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 27,474 तक जा पहुँची है। सबसे ज़्यादा पंजाब में 10,471 मरीज़ हैं, इसी तरह सिंध में 9,600 से ज़ायद मरीज़ हैं। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल में जहाँ पर 100 तादाद थी, अब 609 तक तादाद जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत तक पहुँच चुकी है। बलूचिस्तान में 1,800 मरीज़ हैं, इसी तरह KPK में 4,300 हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में जो है वो 71 मरीज़ हैं, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में 400 के करीब मरीज़ हैं। अगर हम अमवात की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24 नई अमवात हुई हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद जो है वो 618 तक जा पहुँची है, जो कि काफ़ी अब तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार हो चुकी है। और इसी तरह अगर हम टेस्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो टेस्ट जो है वो 2,70,000 पूरे मुल्क में अब तक हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी 11,000 से ज़ायद जो है वो टेस्ट किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब लॉकडाउन में जो नरमी की गई थी, आज से की तरफ बढ़ते हैं। जी बताइएगा, लॉकडाउन में नरमी के हवाले से क्या बता रहे थे हुसैन आप?
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि 9 मई को जो है वो लॉकडाउन जो है वो खोला जाएगा, लेकिन साथ साथ जो है वो सूबाई हुकूमतों की जानिब से ये भी कहा गया था कि हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन दुकानें उसी तरह बंद रहेंगी। तो इसी तरह आज हम देख रहे हैं कि आज चूँकि हफ्ता था तो आज उस तरह जो है वो दुकानें नहीं खुल सकें जिस तरह उम्मीद थी कि आज वो खुल जाएंगी दुकानें, लेकिन आज चूँकि हफ्ता भी है तो इस तरह जो छोटी दुकानें हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, लेकिन जो थोड़ी बड़ी दुकानें हैं जिस तरह कपड़े की दुकान है, जिस तरह दूसरी सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो अभी तक जो है वो उस तरह खुली नहीं है क्योंकि आज हफ्ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये पीर से जो है वो बाकायदा जो है वो लोग इसका आगाज़ कर देंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि हफ्ते और इतवार को दुकानें उसी तरह कि चूंकि अब केसेस की तादाद में जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर्स की क्या सूरत हाल है, क्या उनमें मजीद भी इजाफा किया जाएगा? और दूसरी तरफ ये क्योंकि सारा जो लोड है वो इस वक्त हॉस्पिटल्स पे आ गया है, तो हॉस्पिटल्स इंतजामिया कैसे मैनेज कर रहे हैं इस वक्त इस सिचुएशन को? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर हम ओवरऑल पूरे मुल्क की बात करें तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जो करंतना मराकज़ या जो आइसोलेशन सेंटर बताए गए हैं उनकी कुल तादाद 739 है, जिनमें जो है वो ये बताया गया है कि अब तक 739 करंतना मराकज़ जो कि पूरे पाकिस्तान में हैं उनमें से 56,000 जो है वो लोगों के जो है वो टेस्ट किए गए हैं। 56,000 में से 50,000 लोगों के टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से 7,200 कुछ मरीज जो हैं उनका पॉजिटिव आया है। जो बाकी मरीज हैं 43,000 उनका नेगेटिव आया है और वो अपने घरों में रवाना हो गए हैं। ये वो तादाद है जो ज़्यादा तादाद ये वो है जो बैरून मुल्क से परवाज़ें आती हैं और उनको जो है वो पहले करंतना मराकज़ में लोगों को रखा जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है और जिनकी रिपोर्ट मनफी आती है उनको घर जाने की इजाज़त होती है और जिनका मुस्बत आता है उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो 16 जो है वो इसी तरह आइसोलेशन रखे गए हैं और साथ साथ जो करंतना मराकज़ हैं उनमें से 5 स्टार और 4 स्टार होटल भी शामिल है, हज कम्प्लेक्स है, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर है और OGDCL की बिल्डिंग जो है वो शामिल है। तो अभी काफ़ी सेंटर्स हैं जिनको बनाया गया और जहां पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हुसैन हमारे साथ ही रहिएगा, इब्राहिम रन से सिंध भर की सूरत हाल पे बात करते हैं। इब्राहिम, ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी हमें हुसैन अहमद ने भी बताया कि सिंध में नंबर ऑफ केसेस की तादाद आप भी बता दीजिए, और दूसरी तरफ ये कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, उस हवाले से क्या इनकी फोर्स में इजाफा किया जा रहा है या किस तरीके से अभी मैनेज किया जा रहा है? अस्पतालों में क्या सूरत हाल है इब्राहिम? जी देखिए, बिल्कुल मुल्क भर की तरह सिंध में भी रोज़ाना की बुनियादों पर जो है केसेस में इजाफा होता जा रहा है और अमवात का सिलसिला भी इसी तरह जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 467 अफराद जो हैं वो नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 5 जो है अमवात हो चुकी हैं। तो सिंध भर में कोरोना के मुतासर अफराद की तादाद 9,691 हो चुकी है, जबकि अमवात की तादाद जो है 176 हो चुकी है, जिसमें से कराची के 7,360 अफराद जो हैं वो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद से 417 हैं। तो इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर दीगर इजला में भी जो है केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अमवात का सिलसिला भी पूरे सिंध में जारी है। और अगर इनकी बात की जाए आइसोलेशन सेंटर की तो सिविल अस्पताल में 50 बिस्तर जो है वो नस्ब किए गए थे। इसी तरह जिना अस्पताल में भी 50 बिस्तर थे, इंडस अस्पताल में 100 बिस्तर थे, ओझा अस्पताल में 30 बिस्तर थे। तमाम सेंटर में जो है वो बिस्तर जो है अभी भी अब सूरत हाल यही है कि जैसे जैसे केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है वहीं पर हॉस्पिटल्स पर और डॉक्टर्स पर बड़ा लोड आ रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है ये भी एक चैलेंज होगा। लॉकडाउन में रिलीफ भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ पीक हम देख रहे हैं कि इस वायरस की पाकिस्तान में इस वक्त नजर आ रही। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आपने हमें अपडेट किया। इब्राहिम रिंद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आप बहुत शुक्रिया। आप दोनों अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए रिपोर्टिंग कीजिए। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब मेरे साथ हैं जो कि CEO हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजिक्स एंड इम्प्लीमेंटर्स के, और दूसरी तरफ डॉक्टर अली सकलैन हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो अभी हम नुमाइंदगान से भी बात कर रहे थे वही बात आप लोगों से भी करेंगे कि जो ट्रेंड है पाकिस्तान में देखा गया और ये प्रेडिक्टेड था कि इस वक्त पीक होगी, इस पीक में जो रिलीफ दिया जा रहा है, लॉकडाउन में नरमी दी जा रही है, आप समझते हैं कि इससे सूरत हाल किस हद तक ख़राब हो सकती है या लोगों को अब समझ आ गई है कि हमें इसके साथ जीना कैसे है? सबसे पहले डॉक्टर राना जवाद असगर साहब।
जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। एक तो ये हमारे जहन में रहना चाहिए कि जो अभी हमें ज़्यादा नंबर में केसेस मिल रहे हैं वो उसकी एक बुनियादी वजह तो ये भी है कि हमने टेस्टों की तादाद पाकिस्तान में ज़्यादा हो गई है। और आपको अगर याद होगा कि हम 4-5 हज़ार रोज़ाना के टेस्ट कर रहे थे और अब हम तकरीबन 11-12 हज़ार के ऊपर पहुंचे हैं। और इस वजह से जो अगर 700-800 केस पहले आ रहे थे तो अब वो 1500, 1600, 1700 आ रहे हैं। तो हम अभी ये नहीं कह सक रहे कि हम पीक की तरफ जा रहे हैं, पीक के करीब पहुंच गए हैं। ये अगर टेस्ट हमने ज़्यादा किए मज़ीद तो फिर हमें एक ट्रेंड इसका इस्टेब्लिश होगा आउटब्रेक का, जिससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि कब पीक आएगी। लेकिन अगर दूसरे ममालिक के साथ मुवाजना करें तो नॉर्मली तीसरे महीने में के पीक अक्सर ममालिक के अंदर इस बीमारी की आई है। तो उस हवाले से हम कह सकते हैं क्योंकि ये तीसरा महीना है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी पीक के आगे पीछे कहीं हम होंगे। जो ईज डाउन का इशू है जी, उसके लिए ये है कि देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम अवाम की भी है, मीडिया की भी है, और उसके अंदर हुकूमत इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती हर घर के बाहर, हर गली के बाहर। तो हमें एज ए शहरी अपना जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर हम दुकान पर गए हैं और अगर उसमें एक ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो वहाँ आपस में आपको बोलना चाहिए और कहना चाहिए जी एक वक्त में 3 आदमी 4 आदमी जितनी उस दुकान की गुंजाइश है उधर हम जाएं। हम रश ना करें किसी चीज़ों पर। हम इकट्ठे लोग एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे ना हो, उसकी वजह कोई भी हो, क्योंकि बीमारी तो बड़ी खतरनाक है। देखिए किसने पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 40 लाख लोगों को मुतासर किया है, तकरीबन 3 लाख हलाक हो चुके हैं। तो ये कहना कि ये बीमारी मामूली नौयत की बीमारी है वो सही नहीं है। लेकिन हमें एक लंबे अरसे के लिए लॉकडाउन में भी कोई भी मुल्क नहीं रह सकता, तो खोलना तो इसको है, लेकिन अब हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है और मीडिया की भी जिम्मेदारी है। और हमारे यहाँ चूंकि चैलेंज बहुत ज्यादा है कि भूख और गुर्बत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान हैं। वो उनका बार बार यही कहना होता है कि हम शायद कोरोना से ना मरे, भूख से मर जाएंगे। तो काम कारोबार यकीनी तौर पर जरूरी है। डॉक्टर अली सकलान हैदर साहब, ये बातें सब दुरुस्त हैं, लेकिन क्या अवाम, जैसे कि अभी डॉक्टर जवाद साहब बात कर रहे हैं कि देखें ना कि हमने SOPs बनाए हैं, और जब बहुत ज़्यादा डर था, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तब भी मैंने जब मेडिकल स्टोर्स वगैरह या जो दीगर दुकानें खुली हुई थी वहाँ पर लोगों को देखा तो सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अब समझते हैं कि इतने अरसा गुजर जाने के बाद अब भी लोगों में शऊर आया है और उसको इस हद तक वो फॉलो करने के लिए तैयार होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया रमशा, आपने प्रोग्राम में आज मुझे इनवाइट किया है। बिल्कुल, अभी जवाद साहब बात कर रहे थे, जो आपका सवाल था, मैं ज़रा उससे होके इस तरफ आता हूँ आपके, कि पहले नंबर पर तो देखें पाकिस्तान की अब जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ की है, तो नंबर ऑफ़ केसेस जो है ना वो बढ़ने शुरू हुए हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहूँ कि चूँकि हम यहाँ पे थोड़ा सा लेट हुए हैं, क्योंकि दुनिया में देखें कि बहुत पहले ही उनकी जो अपनी कैपेबिलिटीज़ थी टेस्टिंग की तो वो बहुत ज़्यादा थी, तो हम बड़ा स्लोली और अब जाकर हम कोई 10-11 हज़ार टेस्ट करने में कामयाब हो सके। WHO के जो डायरेक्टर थे उनसे किसी ने पूछा कि कोरोना से निपटने का आपके ख़्याल में बेहतरीन हल क्या है, तो उसने एक ही बात कही कि टेस्ट टेस्ट टेस्ट, क्योंकि इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना, एक तो हैं आपके पास जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं कि जिनको अलामात आ गई हैं या आपने सस्पेक्ट कर लिया उन अलामात पे, उनके तो आपने टेस्ट करके उनको क्लियर कर लिया कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उनका जो भी ट्रीटमेंट होना या कुछ है। प्रॉब्लम है जो कि एसिम्प्टोमेटिक जो साइलेंट कैरियर हैं, अच्छा उसका तो किसी को नहीं पता क्योंकि वो उनको कोई अलामात नहीं है। तो जब तक हम उनको स्क्रीन आउट नहीं करेंगे, असल में जो स्प्रेड और ट्रांसमिशन है वो जो साइलेंट कैरियर हैं या एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अवाम की तरफ। जहाँ तक हुकूमत की पॉलिसियाँ का देखें, फेडरल गवर्नमेंट डे 1 से कह रही थी कि जी लॉकडाउन जो है वो उसके हामी नहीं है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रोविंसेस ने उनको अपोज़ किया। अभी भी ईज़ डाउन में आप देख लें, ईज़ डाउन में फेडरल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि हमने रिलैक्स करना, और आज भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि पंजाब के कुछ वज़रा ने फिर स्टेटमेंट दिए हैं कि नहीं जी हम सख्ती के हामी हैं। रमशा, बात यह है कि एज़ आ मुआशरा अगर हम देखें तो आप इस वबा को छोड़ भी दें तो उससे पहले भी एज अ नेशन हम कितने को लॉज और इन सारी चीज़ों को मानने वाली कौम हैं।
हम किसी भी, अब इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह ले लें कि जो SOPs अभी कुछ मसाजिद के लिए, इबादत के लिए बने, आपके सामने था कि पूरी दुनिया में WHO की गाइडलाइंस को माना गया और पूरी दुनिया में इबादत और ये सारी चीज़ों को मसाजिद में नहीं किया गया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और हमारे जो रिलीजियस अदारे हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और एक SOP डिज़ाइन किया। अब ये बात तो आगे अवाम के ऊपर थी, लोगों के ऊपर थी और लोकल मैनेजमेंट के ऊपर थी। और अभी आप देख लें कि रोज़ाना मैं भी गुज़रता हूँ मसाजिद में, मैं ये सारों को नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारी अभी भी वायलेशन हो रही है। इसी तरह अगर हम मार्केटें खोलने की बात कर रहे हैं, इसी तरह अगर हमने शॉपिंग मॉल या हमने दुकानों को खोलना है, तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो आनी है ना, वो लोकल जो आपके गवर्नमेंट या लोकल जो आपके लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की। SOP देना काफ़ी नहीं होता, मेरी नज़र में उसकी मॉनिटरिंग और उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखें किस किस दुकान पे जाके आप मॉनिटर करेंगे, किस किस जगह पे आप गली मोहल्ले में जाके मॉनिटर करेंगे। अब ये भी एक बड़ा सवाल निशान है। अब ये तो कहा जा रहा है कि बड़े मॉल्स और मार्केट्स नहीं खोली जाएंगी, छोटी जो दुकानदार हैं पहले उनको ग्रेजुअली ओपन किया जाएगा। अब कैसे मैनेज होगा, एक तो इस पर भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ है मेहताद, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम 10 साल से क्या कहना कि कोरोना की वैक्सीनेशन के हवाले से क्या काम हुआ है? ठीक है, दुरुस्त। डॉक्टर राना जवाद साहब, एक तो ये जो वैक्सीन है चूँकि फौरी तौर पर तो इतनी जल्दी तैयार नहीं होती है, कितना अर्सा लग सकता है इसको आने में भी मजीद मार्केट में? जी हाँ, लेकिन पूरी दुनिया में इस पे बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स पे काम हो रहा है। तकरीबन 100 वैक्सीन्स पे जिन पे काम हो रहा है इस वक्त, जिन्हें कैंडिडेट वैक्सीन्स कहते हैं। लेकिन 10 वैक्सीन्स उस लेवल पे पहुंच गई हैं कि अब इंसानों के ऊपर उनके ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तो कल 2 बड़ी कंपनियों ने अनाउंस किया है कि वो सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों पे अब वैक्सीन उनके तजर्बे या शुरू कर रहे हैं या बड़ी जल्दी शुरू करने वाले हैं चंद माह के अंदर। तो उम्मीद है कि इस साल के आखिर में नहीं तो अगले साल के शुरू में, ये उम्मीद है सिर्फ कि हमारे पास शायद कोई वैक्सीन आ जाए। वैसे बड़ी अच्छी उम्मीद तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी दिला दी है, कह रहे वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो अभी उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दिया है। बहरहाल सूरत हाल जो हमारे यहाँ मुल्क में है वो डॉक्टर अली सकलान साहब बात वही है कि देखें ग्रेजुअली मार्केट्स ओपन होनी है, भूख बहुत बड़ा चैलेंज है। कल ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ थे, ताजर हमारे साथ थे, वो भी यही बात कर रहे हैं कि देखें भूखे मर जाएंगे हमारे यहाँ लोग। तो अगर ट्रांसपोर्ट खुलती है तो चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोग उसमें ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, वो कितना रिस्की हो सकता है और उसमें SOPs में किन हद तक जो है ना वो हमें अमल दरामद करवाना होगा ताकि रिस्क फैक्टर या हालात काबू में रहें। जी, अब देखें कि ये बात आपने ठीक की। मैं इस बात पे पूरा कन्विंस्ड हूँ कि जो हमारी मुआशी सूरत हाल या हमारी जो मुल्क की 65 से 70% आबादी आपकी वो उस लेवल पे है कि जो डेली वेजेस पे काम करके अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, हम तो कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि रमशा बीइंग अ मेडिकल एक्सपर्ट, मैंने एक बात मेरी जहन में है, मैं हमेशा इस तस्वुर का ख्याल करता हूँ कि देखें अगर कोई मज़दूर है, अगर कोई वो ट्रांसपोर्टर है, अगर कोई वो लेबर वाला बंदा है, अगर वो सेहतमंद है तो वो काम कर सकेगा। अगर वो लोग एट रिस्क पे जाके अपनी जान को ख़तरे में या कोई खुदा न खास्ता ये मसला ले लेते हैं तो वो किसी भी काबिल नहीं होंगे, और बल्कि उल्टा ये बहुत बड़ा लोड है कि जो आपके हेल्थ सिस्टम पे चला जाएगा खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन आती है। अब ट्रांसपोर्ट की देखें, जो पूरी दुनिया में अभी बहुत सारे ममालिक जो हैं ना वो लॉकडाउन को ईज़ कर रहे हैं। अच्छा, वो वहाँ पे आसान किस तरह है? वहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस या SOPs आते हैं ना, वो निचली सतह पे जो लोग हैं वो खुद ब खुद उनको अमल करते हैं, और वहाँ पे जो आगे कंपनियाँ या अदारे या दुकानदार, जो अब मैं अमेरिका की मिसाल देता हूँ कि कल मेरी बात हो रही थी तो अब शॉप्स के बाहर जो उन्होंने खोली है ना, तो उनके ऊपर उन्होंने लिख के लगा दिया कि जी शॉप के अंदर कोई बंदा भी मास्क के बगैर एंटर नहीं होगा, और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और दुकानदार भी उनको फॉलो करवा रहे हैं कि नहीं भाई। अब मैं अपनी बात बताऊं कि मैं अब क्लिनिक करता हूं, तो मैंने डे 1 से जब ये सारा सिलसिला हुआ तो एक मेरे असिस्टेंट ने लोगों को, पेशेंट को जब बुलाया तो उनको साथ कहना शुरू कर दिया, जी आप मास्क पहन के आएंगे और आपके साथ जो अटेंडेंट होगा वो भी मास्क, और एक ही अटेंडेंट को अलाउड होगा। तो ये SOPs इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब
ट्रांसपोर्ट देखें, ट्रांसपोर्ट में क्या आपका ख्याल है कि हम ये मेंटेन कर पाएंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो 1 मीटर से 2 मीटर के फासले की बात, पहले नंबर पर तो ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। अब चेकोस्लोवाकिया ने क्या किया, उसने मुल्क में एक कानून बना दिया जी कि हर बंदा जब तक ये पैंडेमिक है कोरोना की, वो मास्क के बगैर बाहर नहीं निकल सकता। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि गाड़ियों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं लोग, बस के तो मास्क का इस्तेमाल ही उनको बचा सकता है। दूसरा शख्स आएगा वो उसी जगह को इस्तेमाल करेगा, डेफिनेटली तो हाथों से स्प्रेड होगा, बड़ा मुश्किल होगा, बॉडी से स्प्रेड होगा, आपके जूतों से स्प्रेड होगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक कॉलर है, शायद उनको शामिल कर लेते। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शाहिद आपको आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है जी। मैं कहिए क्या कहना हूँ कि हम लोगों ने लॉकडाउन को रिलैक्स कर दिया है, लोगों के अंदर कानून की पे अमल करने की सलाहियत नहीं है, किसी भी कानून पे अमल नहीं करते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया अगर कुछ अरसे बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद कंट्रोल कर लेती है, तो क्या वो हमारे ऊपर सफरी पाबंदियां नहीं लगा देगी? क्या वो हमारे जो एक्सपोर्ट है उसको लेना बंद नहीं कर देगी? तो हम लोग बिल्कुल सही तौर पर सोच रहे हैं, लगा दें ना लगाएं, क्या करें? तो आगे चल के तो हमारे लिए बड़े मुश्किल हालात आ रहे हैं। वो हमें आने नहीं देंगे अपने मुल्क में, और वो ना कुछ हमारी चीज खरीदेंगे। जैसे हम अपने घर में किसी को नहीं आने देते, कोई पॉजिटिव है तो हम उसको नहीं आने देंगे, इसी तरह हमारे मुल्क के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल है, लेकिन अभी हमें ये भी समझना है कि देखें ना कि पूरी दुनिया को इसका ख़तरा है और सभी इससे डील कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल डॉक्टर राना जवाद साहब, इनके सवाल का जवाब एक तो, और फिर दूसरी बात है कि जूतों वाला जो फैक्टर है कि हम जो बाहर जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, अभी भी जो लोग बाहर जा रहे हैं उन्हें किस हद तक अपने जूतों को डिसइंफेक्ट करना चाहिए या बाहर के जूतों अलग रखने चाहिए ताकि घर में वो चीज़ दाखिल ना हो? जी डॉक्टर जवाद साहब। जी जी, देखिए, आम लोग हैं जो हम अस्पतालों में नहीं काम करते, जो अस्पतालों में डॉक्टर्स काम करते हैं, उनको तो पूरा अपना डिसइंफेक्ट करना चाहिए जूतों के साथ। हमारा चांस बहुत कम है कि जूतों के जरिए ये वायरस आएगा। आ तो सकता है लेकिन चांस बहुत कम है, क्योंकि आप सड़क पे चलते हैं, गर्मी है बाहर, धूप के अंदर इसकी सर्वाइवल कम है इस वायरस की। तो जो इस वजह से अगर आप बाकी एहतियात करें, हाँ, किससे ज्यादा फैलता है? आपके हाथों से सबसे ज्यादा ये फैल रहा है। एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुई, अगले ने खांसा, उस चीज पे वो टेबल होगा, वो दरवाजा होगा, वो उसका हैंडल होगा, आपने हाथ रखा, फिर उस हाथ को आप अपने चेहरे पर ले गए, तो ये डोमिनेंट मीन ऑफ ट्रांसमिशन है। तो अपने हाथों को साफ अगर आप बार बार रख रहे हैं और मुंह को टच नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक सेफ हैं। लेकिन वो लोग जो अस्पतालों में काम करते हैं, जहां पे इन्फेक्शन का ज्यादा लोड है, उनके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रिकॉशंस है और उनको फॉलो करनी चाहिए। बाकी जहां तक सफरी पाबंदियों का सवाल है, तो इस वक्त तो पूरी दुनिया इसमें से गुजर रही है और तकरीबन सारी दुनिया ने, मोस्टली दुनिया ने इंटरनेशनल ट्रैवल बंद किया हुआ है, बड़ा लिमिटेड अलाउ कर रहे हैं, और जहां पे अलाउ कर रहे हैं वो अक्सर अपने मुल्क के ही शहरियों को बाहर से वापस ला रहे हैं। तो अभी तो हम उस मसले पे नहीं पहुंचे, लेकिन थ्योरेटिकली ये सवाल ठीक है कि अगर बाकी दुनिया ने काबू पा लिया और हमारे पास हुआ, तो फिर क्या सफरी पाबंदियां लग सकती हैं? तो जिस तरह पोलियो के अंदर हमारे पे कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं, इस तरह इस चीज का भी खतरा है। मेरे ख्याल से डॉक्टर जवाद साहब अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा। और दूसरी बात ये कि देखें ना कि अब दुनिया ने उसके साथ रहना सीखा है, लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी इसकी जरूरत होगी। और यकीन तौर पर हम ये नहीं कह रहे कि इकदाम ना किए जाएं, एहतियात ना की जाए, बट स्टिल इट इज़ वेरी टू अर्ली टू से दिस। बहरहाल पंजाब की अगर बात की जाए डॉक्टर अली सकलाइन साहब, तो हम देख रहे हैं कि जो क्वारंटाइन है या जो होम आइसोलेशन है उसकी इजाज़त नहीं थी, रादर देन सिंध में लोगों को होम में आइसोलेट किया जा रहा था। तो अब वहाँ पर अगर ये परमिशन दी जाती है तो आप समझते हैं कि किस हद तक ये मामला दुरुस्त होगा, दे देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? देखिए रमशा, मैंने कुछ अर्सा पहले जब से ये कोरोना की पैंडेमिक और मेरे मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम हुए, तो मैंने ये बात बहुत पहले कही थी। जी जी। और ये पूरी दुनिया में भी इस बात का था कि आप WHO की गाइडलाइन भी पढ़ लें तो उसमें होम क्वारंटीन को बड़ा प्रेफरेबल मेथड जो कि एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनके लिए किया गया। सबसे पहले तो ये देखें, हमारे पास पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस जो है वो रिपोर्ट होता है।
हमने जो सफरी पाबंदियाँ या बाकी जितने भी ये सारी चीज़ें ये मार्च के एंड पे जाके हमारे पास जो है ना सारी हुई हैं। इस दरमियान में भी बहुत लैप्सेस रहे। अब सवाल ये है कि अभी पिछले दिनों में आपने भी देखा होगा लाहौर के ही जो क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पे लोगों ने मुजाहरा किया, वहाँ की सहूलियात से मुयसर नहीं थे। मैंने कोई बलूचिस्तान की वीडियोस देखी तो जो सिचुएशन वहाँ पे नज़र आई तो वहाँ पे लोग इसीलिए मुतनफ़र हुए और डर गए कि हालात बजाय इसके कि एक बड़े अच्छा एनवायरनमेंट उनको दिया जाता, एक तो लोग बेचारे इस नफसियाती दबाव का शिकार थे कि भाई उनको ये डिजीज़ का पता चल गया है। तो यानी इस सूरत हाल को देखते हुए क्योंकि सफाई सुथराई के इंतजाम और फिर नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है तो बेहतर यही है कि होम आइसोलेशन की इजाजत दे दी जाए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन चेक एंड बैलेंस के साथ मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बात सिर्फ आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।